नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का विषय हिंदी लोक भारती का 7वां अध्याय, जिसका नाम है डॉक्टर का अपहरण, जिसके लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस अध्याय को पढ़ने से पहले हरिकृष्ण देवसरे जी के जीवन परिचय को जान लेते हैं। इनका जन्म 9 मार्च 1938 को हुआ। इनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम में हुई। इनका परिचय ऐसा है। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। इससे पता चलता है कि हरिकृष्ण देवसरे अपने साहित्य में बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करने जैसे साहित्य को लिखा करते थे। आगे हैं प्रमुख कृतियाँ। खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तस्करियाँ, गिरना, स्काई लैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि। अब हम गद्य संबंधी जान लेते हैं। विज्ञान कथा जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। यहाँ पर लेखक ने डॉक्टर का अपहरण जो है वो एक विज्ञान कथा के साहित्य से जुड़ी हुई है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योग के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, उसी प्रकार जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव के प्रति हमें जागरूक किया है। तो यहाँ पर जो हरिकृष्ण देवसरे जी थे, उन्होंने जीवन परिचय उन्होंने इस साहित्य में या गद्य संबंधी में सभी प्रकार के जो प्रदूषण हो रहे हैं, किस प्रकार से हमारी प्रकृति को नुकसान हो रहा है इन प्रदूषणों से, उसे इस अध्याय के द्वारा समझाया है। अब हम इस अध्याय को पढ़ना शुरू करेंगे। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। यहाँ पर डॉक्टर भटनागर जी हैं, उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनकी घर की कॉल बेल बजे उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता है तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता है। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वो इसका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते। उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी भी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। यहाँ पर जो डॉक्टर भटनागर है, उनका वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो मरीजों की सेवा करते थे और किस प्रकार से एक दिन उनके साथ ऐसा हुआ कि कोई बुलाने के लिए आया और वो उसके साथ में निकल गए, और उन्हें जल्दी आने की आदत थी, पर आज ऐसा नहीं हुआ। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों और कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया तो डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर बाद के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न पाए हो। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार से उनकी पत्नी उनके पति के लिए चिंतित हो रही थी, उसका वर्णन किया जा रहा है। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई।
वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी, जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। यहाँ पर उनकी पत्नी को पता ही नहीं था कि वो किसके साथ गए, बस उन्हें यह पता था कि वो अपने गाड़ी में नहीं गए, किसी और की गाड़ी में बैठकर गए हैं, जिसके पहिए जो फुटपाथ पर उसके निशान लगे हुए थे। जाहिर था डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। आगे है, कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल 2 सूत्रों पर विचार कर रही थी, यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम मांग करे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के विचार डॉक्टर साहब के गायब होने पर जो लोगों के मन में आ रहे थे या पुलिस के मन में आ रहे थे, उसका वर्णन किया गया है। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। यहाँ पर डॉक्टर भटनागर की किस प्रकार से उनका गायब हो जाना और उसके बाद किस प्रकार का लोगों का इस घटना से डरना, यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। और उसी कारण यह जो खबर थी वो समाचार पत्रों में आगे नहीं छपी। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। यहाँ पर उनकी जो पत्नी थी, उनकी बहुत ही बुरी स्थिति, दयनीय स्थिति को बताया गया है। कई महीनों के बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ हैं। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी, उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। यहाँ पर डॉक्टर भटनागर जो कि नहीं थे और वो चले गए थे, और सीडी से एक सीडी मिली जो उनकी पत्नी को उसे जब चालू किया गया या उसे लगाया गया, तो उसमें डॉक्टर भटनागर जी बोल रहे थे। वो क्या बोल रहे थे आगे पढ़ेंगे। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान हो गए, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर में एक अन्य सौर मंडल के ग्रह पर हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य भी है, और सभी के अपने अपने ग्रह भी हैं। यहाँ पर जो भटनागर जी हैं वो ब्रह्मांड के बारे में बता रहे हैं कि सूर्य एक नहीं अनेक है, और हर एक सूर्य का अपने अपने ग्रह भी हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। यह कहानी पढ़ने से हमें बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा प्रतीत होती है कि किस प्रकार से जो डॉक्टर जी है वो इस बात को कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं, हाँ तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचना इकट्ठा की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया, तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया।
उसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सू सू की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो यह यान दूसरे ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहना गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण में अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है तो मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए ये संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। तो यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहे हैं कि मैं किसी और ग्रह पर, जैसे हम कहते हैं कि प्लैनेट जो होता है वहाँ पे एलियंस होते हैं, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पे डॉक्टर भी कह रहे हैं कि मुझे इसी प्रकार के लोगों ने, जो एलियंस होते हैं दूसरे ग्रह पर रहने वाले, उन्होंने मुझे क्या कर लिया है, मुझे अपहरण करके यहाँ पर लेके आ गए हैं। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। उनके पास ऐसे यान है कि ये एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल तक आसानी से जा सकते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियाँ हैं, मोटरें, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन्हें कई सौरमंडल और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए उन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। तो इस प्रकार से जो डॉक्टर जी थे वो हम अपने अपहरण की बातें बता रहे थे कि किस प्रकार से उनका अपहरण हुआ और यहाँ वहाँ के लोग, उस ग्रह के लोग कैसे हैं। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं, मशीनें हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है। इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम हैं। जो लोग यह है वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों का एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाए तो फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अभी तक नहीं मालूम हो सका, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही है जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। यहाँ पर जो इस बातों से पता चलता है कि डॉक्टर जो है वो मशीनों की, जिस प्रकार से हम आदी हो चुके हैं, जिस प्रकार से हमारे घर में अलग अलग मशीनें रहती है, जैसे कंप्यूटर हो गया या फिर आप हर चीज़ का मशीन पर अवलंब करते हो। जैसे कि आप मोबाइल से कनेक्टेड रहते हो हर बातों को जानने के लिए, उसी प्रकार आप छोटी से छोटी चीज़ को मशीनों के द्वारा करना चाहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे मशीनों के बढ़ने के कारण जो इंसान थे वो कम हो गए और मशीनें ज़्यादा बढ़ गई। जो इंसान है वो अब मशीनों के ही गुलाम है, जिस वजह से वहाँ के लोगों में बीमारियाँ फैलने लगी थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। तो यहाँ पर जो लेखक है बता रहे हैं कि किस प्रकार से मशीनें जो है वातावरण को दूषित करते हैं, किस प्रकार से हमें आलसी बनाती है और किस प्रकार से इन मशीनों की वजह से हमारे बीमारियां हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी उस ग्रह पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब स्थिति ऐसी है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगा ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। तो
ये आगे के जो भयानक स्थिति को वर्णन कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है तो वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य ये चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर यह मुसीबत आ गई है। जो वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं वो कभी भी ज़रूरतों से संबंधित होते हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत हमें प्रतीत होती है तो हम उसके प्रति जिज्ञासा दिखा के उस चीज़ को जानकर बहुत से खोज करते हैं और उससे संबंधित मशीनों का निर्माण वैज्ञानिक करते हैं। तो यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों में बीमारियाँ ही नहीं थी, इसलिए चिकित्सा के बारे में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है, इनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों, डॉक्टरों को लाया जाए। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें, अपना इलाज अपने आप करें तुरंत, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टर, वैज्ञानिकों को अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। जो भी हो, अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। यहाँ पर लेखक जो है वो कह रहे हैं कि वो ग्रह की स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए उन्होंने और मेरे जैसे डॉक्टरों की, उसी प्रकार वैज्ञानिकों की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो और डॉक्टर और वैज्ञानिकों को इस ग्रह पर भी अपहरण करके ला सकते हैं, इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं अब आ सकूंगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा कर रहा हूँ या विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रॉकेट के लिए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्य टर्न भी हुआ था आज के लिए और भविष्य के लिए। तो यहाँ पर लेखक ने एक प्रकार की कहानी के रूप में कि डॉक्टर भटनागर का किस प्रकार से अपहरण हुआ, क्यों हुआ, और जो प्रदूषण हमारे पृथ्वी को, मशीनें प्रदूषण से भर रही है और लोगों के साधारण जीवन को नष्ट करती जा रही है। यह स्थिति हमारे देश में या हमारी पृथ्वी पर बहुत जल्द आएगी। तो इसलिए आज से ही हमें इस परिस्थिति को समझकर इसके हल को ढूंढना चाहिए। तो बच्चों, आपका यह अध्याय है डॉक्टर का अपहरण, ये यहाँ समाप्त होता है। आपको इसे पढ़ना है, उसके शब्दार्थों का लेखन करना है। धन्यवाद।